नमस्ते क्लास 9th का नया वीडियो लेके हम लोग आए हैं। जो भी नए बच्चे होंगे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें पीछे के सारे वीडियो को देखना चाहिए और एक छोटा सा नोट्स बना लेना चाहिए। बार बार यह कहा जाता है कि जब कभी भी आप नया चैप्टर पढ़ते हैं, नया वीडियो देखते हैं, तो आपको पुराने वीडियो से बनाए गए नोट्स को एक बार देखना चाहिए, क्योंकि आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद देख रहे हैं वीडियो। 4 दिन पहले आपने क्या देखा था आपको नहीं ध्यान होगा। हाँ, अगर आप रेगुलर क्लासेस के रूप में इसको देख रहे हैं, पर डे देख रहे हैं, तब तो वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके दिमाग में होगा कि अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है। तो चलिए फटाफट रिकैप करते हैं। हम लोग एक छोटा सा चैप्टर, नाम है उसका सेल, पढ़ रहे हैं। सेल में हम लोगों ने पढ़ा सेल का इंट्रोडक्शन, सेल का थ्योरी, सेल का डाइवर्सिटी, सेल का टाइप। ये टॉपिक हैं, इसके अंदर बातें की गई हैं। जब टाइप की बातें निकल के आई तो आपको आया प्रोकैरियोटिक का एक बड़ा सा डायग्राम, जिसके अंदर हर चीज़ को समेटने का ट्राई किया गया है। बायोलॉजी में हमारा अपना तरीका है कि हम एक डायग्राम के थ्रू बहुत सारी बातें कह देते हैं। ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि आने वाले एग्ज़ाम में आप पूरा का पूरा वह डायग्राम बना दें। उस डायग्राम में कई सारे सवाल छुपे रहते हैं। आपका काम होता है कि उस क्वेश्चंस को भी समझना कि इससे क्या पूछा जा सकता है और जवाब भी देना। ठीक, हम लोग और आगे बढ़ें तो यूकैरियोटिक की बातें करना स्टार्ट किए। तो हम लोगों ने बात किया सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारा बातें हुई थी, उसमें अच्छे अच्छे वर्ड आपने डिस्कवर किए थे। इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, इंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, टर्जिड सेल, बहुत सारे छोटे छोटे कीवर्ड जिसको आप जानने के बाद लगेगा कि बायोलॉजी में कुछ जानना स्टार्ट किए हैं हम लोग। आफ्टर दैट सेल वॉल के बारे में बात हुआ। सेल वॉल हमारा पहला डिफरेंस बन जाता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में अगर कोई डिफरेंस पूछता है तो हम बड़े आराम से अब यह कह सकते हैं कि प्लांट का सेल जो हुआ उसमें सेल वॉल मिलता है, और एनिमल का जो सेल हुआ उसमें सेल वॉल नहीं मिलता है। और आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों ने सेल के अंदर झांकने की कोशिश की तो न्यूक्लियस मिला। न्यूक्लियस पे भी बहुत सारी बातें हुई थी। एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी दिया गया है कि व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल। उसके कई फॉर्म हैं, कई रूप हैं जो टाइम टू टाइम अंडर कंडीशन आपको दिखते हैं। क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, सभी बातें एक हैं। बोलने का एक तरीका है जहाँ पर हम बात कर पा रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल पढ़ना स्टार्ट किए। हमने स्टार्ट किया ER, जिसके 2 फर्दर टाइप थे, RER एंड SER। आफ्टर दैट कनेक्टेड विथ ER गोल्जी बॉडी पढ़ा गया, क्योंकि ER जो बना कर देता है वह गोल्जी बॉडी रिसीव करता है। गोल्जी बॉडी जो बनाकर भेजा है बेसिकली दैट इज फॉर्म्ड बाय व्हाट, दैट इज फॉर्म्ड बाय व्हाट, ER। अगर कहा जाए, जैसे पढ़ा भी दिया गया है लास्ट क्लास में, कि गोल्जी बॉडी फॉर्म करता है लाइसोसोम। लेकिन सवाल ये पूछा जाए कि लाइसोसोम के अंदर का जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वह किसने बनाया है, तो वो RER ने बनाया है। RER, R रफ मीन्स वहाँ राइबोसोम है। राइबोसोम होंगे तो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। अब प्रोटीन को कवर अप करके फेंक दिया होगा ER, गोल्जी बॉडी ने रिसीव किया और उसे फर्दर कुछ कर दिया तो बन गया व्हाट, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का स्ट्रक्चर भले बनाया हो गोल्जी बॉडी, लेकिन उसके अंदर का मटेरियल तो बना के कौन दे रहा है, ER, मतलब RER। अच्छा सवाल बोल गए हम आपके लिए। डन, इतना तक आपको करा दिया गया है, लाइसोसोम तक कंप्लीट है। और बीच में हम लोग राइबोसोम के बारे में भी बातें कर लिए थे। अब हमें सिर्फ इक्का दुक्का और बच गया है, जो सिलेबस के अनुसार सेल ऑर्गेनेल हैं उनके बारे में थोड़ा बता देना है और काम खत्म हो जाएगा। मुश्किल से 4 या 5 मिनट लगता है, जिसमें आप रिवीजन कर सकते हैं। हर बार हम बार बार ये बातों को याद दिलाएंगे
किसी से पढ़ें, हमसे पढ़ें या किसी और से पढ़ें या बुक से पढ़ें या सेल्फ स्टडी करें, अल्टीमेट मोटिव ये बनाइए कि आने वाले फ्यूचर में आफ्टर 6 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ, 2 दिन का समय मिल जाए तो आप पूरे साइंस को समराइज करके अपने पास रख लें। यह टैलेंट होना चाहिए, यही बात आपको धीरे धीरे डेवलप करना है। पिछले 10-12 वीडियो को अगर हम समराइज कर जाएं 5 मिनट के अंदर और हर छोटे छोटे पॉइंट से दिमाग गुजर जाए तो वही टैलेंट सीख रहे हैं आप। ये इतना आसान नहीं है जितना बोल रहे हैं। हर बच्चे का अपना अपना यूनिकनेस है, वह अपने यूनिकनेस से यह रिवीजन करने का कंसेप्ट खुद क्रिएट करेगा। स्लोली 9th-10th में वह यह समझ लेगा कि हम बड़े बड़े चैप्टर 10-10 चैप्टर 5-5 चैप्टर को किस प्रकार 1 घंटे या 2 घंटे में पूरा करते हैं। यही आने वाले समय 11th-12th में उन्हें और बच्चों से अलग बना देगा। इस बात का ख्याल करें, ठीक। तो अब हम लोग अगला बात करते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक नया फर्दर एक न्यू सेल ऑर्गेनेल के बारे में। पढ़ना कितना है कि कौन है वो, पहला बात तो एक नाम मिल जाएगा। दूसरा बात दिखता कैसा है। दिखता कैसा मतलब जब अगर आप माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे, यह बात भी हुई है पहले कि सेल को अगर क्लियर कट विजिबिलिटी करना है, विजिबल होके देखना है, तो हमें सेल को कलर करना पड़ता है। कलर वर्ड के जगह पर स्टेन की बात करें तो अच्छा होगा, स्टेन करना पड़ेगा। स्टेन करने के लिए हमारे पास कई सारे केमिकल हैं, उस केमिकल का इस्तेमाल कीजिए और स्टेनिंग करिए और माइक्रोस्कोप से आप अच्छे से देख लीजिए, नो प्रॉब्लम। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग 3 बात में, कौन है वो सेल ऑर्गेनेल, कैसा दिखता है वो सेल ऑर्गेनेल और काम क्या करता है, बस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हमारा सिलेबस है। तो आइए बिना समय गंवाते हुए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास पड़ा हुआ है एक नया सेल ऑर्गेनेल, नाम है उसका माइटोकॉन्ड्रिया। काफ़ी फेमस है, क्लास 7th क्लास 8 से भी इसके बारे में हम लोग जानते चले आते हैं। जा नहीं दिखा क्या, ज़्यादा ऊंचा हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारा आज का टॉपिक। तो ये हमारा सेल ऑर्गेनेल हो गया। स्ट्रक्चर की बात, जो दिखाई दे जाएगा आपको माइक्रोस्कोप से, वही उसका स्ट्रक्चर होगा। तो एक यूनिक पॉइंट सीधा सीधी बात कर लें तो यह जस्ट लाइक न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। तो काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड कौन कौन सा स्ट्रक्चर है। तो आपके पास एक न्यूक्लियस पड़ा हुआ था, अब आ गया माइटोकॉन्ड्रिया। इसको याद नहीं, मतलब इसको याद करने का बहुत मेहनत नहीं है, एक बार आप सुन लिए तो जीवन भर याद रहना चाहिए। और ये तो अभी हम बनाएंगे एक डायग्राम जिसमें सब बातों को किया जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम आखिर है कैसा। हम लगे हाथ यहीं पर इमीडिएट फंक्शन की बात कर लें तो फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी बनाता है। एटीपी क्या है? तो एटीपी है यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी, या आप कह सकते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। समझिएगा इस बात को कहना क्या चाहते हैं। एटीपी पैसा है। जैसे आपको पैसे का महत्व पता होता होगा कि पैसा मतलब जिससे आप सारा काम कर सकते हैं। सेल के अंदर बहुत सारा काम होता है। कोई भी काम विदाउट एनर्जी नहीं होता है। काम के लिए एनर्जी लगता है, मेरा लगे या आपका लगे, पैसा तो लगना ही है, ठीक। बिना पैसे कोई काम होता नहीं है। सेल के अंदर भी जितना सारा काम है सबके लिए एनर्जी लगता है, और वह एनर्जी कहाँ से मिलता है? तो एटीपी से मिलता है। थोड़ा क्लैरिटी रखिए क्या कहना चाहते हैं। एटीपी एनर्जी नहीं है, एटीपी एनर्जी का सोर्स है, ठीक। इसको तोड़ेंगे, इस एटीपी को जब तोड़ा जाएगा कोई प्रोसेस से, तो इससे जो एनर्जी निकलेगा उसी एनर्जी से कोई काम कर लेंगे।
हमने वर्ड बोला यूनिफॉर्म सोर्स। आप क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते चले आते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फूड। फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। और आप खाने के लिए भी कई सारा चीज़ खाते हैं। यूनिफॉर्म मतलब हिंदी होता है यूनिफॉर्म का एक समान। हम खाने के लिए चावल, दाल, सब्जी खाते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ फूड खाते हैं, तो वो एक समान नहीं है। हम कुछ भी खा ले, हमारा बॉडी उसे तोड़ फोड़ कर बना कर क्या रख लेगा, एटीपी के रूप में मेरे बॉडी में पड़ा हुआ है। हम मतलब समझो कि पेरेंट्स जो आपके अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, वह कुछ भी काम कर ले, बैंक में काम कर ले, पुलिस में काम कर ले, कोर्ट में काम कर ले, कहीं पर भी काम कर ले, सब काम करके बटोर के क्या लाते हैं, पैसा। पैसा हमारा यूनिफॉर्म सोर्स हुआ। यूनिफॉर्म मीन्स कोई भी काम करना होगा तो हमें एक समान सोर्स, बॉडी के अंदर सेल में अगर कोई भी काम होता है तो उसका एकमात्र सोर्स है एनर्जी का, और वो है एटीपी। जो भी खाते पीते हैं उसको कन्वर्ट करके रख लिया जाता है एटीपी के रूप में, और यह एटीपी बनाने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। आसान बात, ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का फॉर्मेशन करता है, दैट इज एनर्जी करेंसी ऑफ आवर सेल, सो that mitochondria is also known as पावर हाउस ऑफ द सेल। हमारे सेल का पावर हाउस है। समझिए, ऐसे करके किसी एग्जाम में आंसर नहीं होता है। आप सेंटेंस बनाना चाहिए, हम पूरा सेंटेंस बोल भी रहे हैं, ठीक। क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ दिया जाएगा, पावर हाउस ऑफ द सेल, फटक से बता दीजिएगा पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है। कोई सवाल ये भी पूछेगा कि क्यों है पावर हाउस ऑफ द सेल, तो आपके पास आंसर है कि इट कैन फॉर्म एटीपी विच इज द करेंसी ऑफ सेल। और डिस्क्राइब कर सकते हैं तो विच इज द यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर सेल। सेल में कोई काम होगा तो वो एक समान एनर्जी देता है। थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव हो जाते हैं, एटीपी का फुल फॉर्म की भी बात कर लेते हैं। अब फुल फॉर्म तो देखिए, हम पढ़ाते वक्त आपको कंसेप्ट पढ़ा सकते हैं, हम आपको फॉर्मेलिटी करने वाला बात जो एनसीईआरटी में नहीं है हम नहीं करते हैं। अब किसी ने बच्चे ने कमेंट में पूछा हमसे कि सर लाइसोसोम को कौन डिस्कवर किया था, तो हमने जवाब दे दिया कोई साइंटिस्ट किया होगा, कोई तो कर भी किया होगा। अब ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक। आपके बुक में था कि गोल्जी बॉडी को डिस्कवर करने वाला कॉमिलो गोल्जी, तो हमने नाम बोल दिया, आप याद रखिए। अदरवाइज किसी भी साइड बुक को उठाइएगा तो हर एक चीज़, इवन सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, हर जितने भी हैं सबको किसी ना किसी साइंटिस्ट ने देखा ही होगा, और वो अपने नाम पे तो उनका नाम ही लिया जाएगा डिस्कवरर के नाम पर। तो डिस्कवरी वगैरह पे बात हम लोग नहीं करते हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं भाई, ठीक। तुम कंसेप्ट समझो ना, तुमको हमारे लिखावट से क्या मतलब है, तुम्हारे हमारे प्रोनाउंसिएशन से क्या मतलब है, तुम्हारे पास मेरा कंसेप्ट पहुंचता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। वी आर डीलिंग विथ साइंस, ठीक। हम लोग लिटरेचर वगैरह नहीं पढ़ रहे हैं, या कोई ड्राइंग कंपटीशन में नहीं बैठे हैं, ना ही कोई राइटिंग कंपटीशन में बैठे हुए हैं, ठीक। हम अपना बात बता रहे हैं कि सब हमारा तकलीफ है इसीलिए। लेकिन एक बात है, हम बात पहुंचा रहे हैं ना, बात पहुंचाने हमको आता है, जो हम समझते हैं शायद पहुंच रहा होगा, ठीक। कमेंट सेक्शन में यस और नो लिख कर बोला कीजिए, हाँ सर बात पहुंच रहा है। आप लिखिए कमेंट सेक्शन में कि सर पता नहीं कैसा वीडियो बना दिए इस बार, पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा आप कहना क्या चाहते हैं, बोलिएगा तो हम कुछ बताएंगे, क्योंकि ये तो हवे में चल रहा है, पता नहीं कौन पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या तकलीफ है। इक्का दुक्का बच्चा कुछ पूछता है तो हम इमीडिएट जवाब देने का पूरा प्रयास करते हैं। और आगे बढ़ते हैं, हम एटीपी का फुल फॉर्म कह दें, ए फॉर कुछ भी कह सकते हैं, ए फॉर एप्पल कह दे, ए फॉर अमिताभ बच्चन कह दे, ए फॉर एडिनोसिन कह दे। तुम ना एप्पल पे आश्चर्यचकित हुआ था, ना ही अमिताभ बच्चन पे। हाँ, एडिनोसिन कहे तो दिमाग कहेगा आए ये क्या है, तो एप्पल है, एडिनोसिन है, सिंपल बात, ठीक। कुछ होगा, ठीक। अभी आप छोटे क्लास में हैं, बच्चों को पढ़ाया था 1 2 3 नर्सरी LKG में 1 2 3 पढ़ाया था। बच्चा उस समय अननेसेसरी डाउट क्रिएट कर दे कि 1 को 1 क्यों कह रहे हैं सर, ये है क्या, 1 है क्या।
अब हम नर्सरी क्लास में बच्चे को समझाने बैठेंगे कि जो 1 है वो अभी जानो, ताकि तुम अगले क्लास में जाओगे तो तुम एडिशन कर पाओगे, 1 + 1 1 + 2 कर पाओगे, और आगे जाओगे तो इससे तुम ग्राफ बनाओगे। उसको समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। यही बात आपका भी है। कुछ बातें आती हैं, आपको इन्फॉर्मेशंस के रूप में याद रखना है, आने वाले समय में आपको और क्लियर होगा। ठीक, ये अननेसेसरी डाउट आपके मन में क्रिएट हो जाता है, जो आप मुंह बना लेंगे कि एडिनोसिन। अब एडिनोसिन क्या है सर? दिमाग नहीं समझ रहा, कुछ नहीं है, नाम है। ठीक, फुल फॉर्म बना रहे हैं। एडिनोसिन, टी से 3 के लिए ट्राई, पी से फॉस्फेट, ये सभी केमिकल के नाम हैं। ठीक, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज एटीपी? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। इट गिव्स एनर्जी टू परफॉर्म ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सो दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। आसान बात। ठीक, बहुत सारा बात कर गए, आपको पॉज करके इसको लिख लेना चाहिए। ठीक, हम एक ड्राइंग करते हैं। एक ड्राइंग करके हम बताते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में हमें माइक्रोस्कोप से क्या क्या दिखता है, कौन कौन सा और सवाल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया का पहला बात ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक नहीं, ये तो एक मेम्ब्रेन हो गया जिसके अंदर कुछ बना हुआ होगा, एक और मेम्ब्रेन है। ठीक, एक और मेम्ब्रेन है तो डबल मेम्ब्रेन हो गया। न्यूक्लियस का भी एक और मेम्ब्रेन था। कभी कभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछ देगा कि आप लैब में हैं और आपको ना टुकड़ा मिला है किसी ऑर्गेनेल के मेम्ब्रेन का, और उस टुकड़े में दिख रहा है आपको कि डबल मेम्ब्रेन है, तो आपके मन में 2 ऑप्शंस अराइज होना चाहिए कि यह हो सकता है कि न्यूक्लियस का हो, यह हो सकता है कि किसका हो, माइटोकॉन्ड्रिया को हो। तो आपको डिफरेंस भी तो पता चलना चाहिए ना, कि डबल मेम्ब्रेन होने के बाद भी हम न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में अंतर कर सकते हैं। न्यूक्लियस में क्या था कि उसके मेम्ब्रेन पर पोर मिलेगा, छेद मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में छेद नहीं मिलेगा। बिगेस्ट डिफरेंस हम उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्यूक्लियस का वह मेम्ब्रेन है, वह टुकड़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक, एक कैरेक्टरिस्टिक की और बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा ड्राइंग पर कि एक लाइन खींचा गया, ये अंदर की तरफ जाएंगे फिर वापस वहीं पहुंच जाएंगे। ठीक, कोई विशेष भारी ड्राइंग नहीं था। हम फिर वापस अंदर जाएंगे, फिर अंदर तरफ जाएंगे, फिर वापस वहीं पहुंच जाए, वहीं पहुंचना है। इसको ज़्यादा फैलाइएगा मत, खराब लगता है देखने में। और जाएंगे, छोटा भी कर सकते हैं। अब ये आपका कलाकारी है, आप डिज़ाइन बना लें। बस यही है कि अंदर जाना है फिर वापस वहीं पे आ जाना है और मिला दिए। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने 3-4 बार अंदर डाला है तो आप भी 3-4 बार अंदर ले जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। जितना बार आपसे हो सकता है हो लीजिए। देखने पे लगेगा कि जूते का सोल, जूते का जो पीछे का सोल होता है ना, वैसा कुछ डिज़ाइन बन के आ जाता है। ठीक, अब ध्यान देने वाली बात है कि ये हमने क्या कर दिया। अगर देखा जाए तो ऊपर का जो मेम्ब्रेन है और जो अंदर का मेम्ब्रेन है, अंदर का मेम्ब्रेन इनर फोल्ड होने से यह ज़्यादा बड़ा है। समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं? अगर हम इसको निकाल कर फैला दें तो ऊपर वाले गोला से तो इसका बड़ा गोला बनेगा ना, क्योंकि रस्सी मोड़ दी है ना अंदर। ठीक, तो ये जो अंदर की तरफ घुसा घुसा सा दिख रहा है आपको, इसको हम लोग कह देते हैं क्रिस्टी। एक छूट गया, क्रिस्टी। ये कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट हो गया। तो क्रिस्टी, क्रिस्टाई करके वर्ड हो गया। है क्या ये? तो ये है इनर फोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का अंदर की तरफ फोल्डेड पार्ट को हम लोग कह रहे हैं क्रिस्टी। अंदर की तरफ फोल्ड करके हम क्या कर लिए हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया। समझते हैं बात? सरफेस एरिया ज़्यादा है, मतलब हमने एक बहुत बड़ा सा गोले को मोड़ मार के छोटे से गोले में घुसा दिए हैं। छोटा सा गोला कौन हो गया? आउटर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन बड़ा है लेकिन मोड़ मार के अंदर रख लिए हैं। मोड़ मार करने की ज़रूरत
एक लॉजिकल सवाल उठेगा कि आखिर ये ज़रूरत क्यों पड़ रही है, मोड़ने मारने की क्या ज़रूरत है। तो बात करते हैं कि ये मोड़ मार इसलिए रहे ना क्योंकि इसी पर हमको ना मशीन फिट करना है। समझिए ऐसा कुछ मशीन पढ़ के तो बैठे, अभी थोड़ा देर पहले तो बताया ही है आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो यहाँ एनर्जी का फॉर्मेशंस होता है, तो हो सकता हो इसके अंदर कोई मशीन लगा हुआ हो जो एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। आसान बात कह रहे हैं। तो हमें मशीन, जितना ज़्यादा मशीन लगाएंगे उतना ज़्यादा एनर्जी निकलने के चांस होंगे, और जितना ज़्यादा मशीन लगाएंगे उतना ज़्यादा जगह चाहिए। उसी ज़्यादा जगह के लिए हम लोगों ने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी बना हुआ है। यह भी क्रिस्टी है, यह भी क्रिस्टी है, ये सारे क्रिस्टी हैं। हमने एक जगह बताया है, हमने एक जगह मशीन लगाया है, सारे मेम्ब्रेन पर, इनर मेम्ब्रेन पर, यहाँ 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 हर जगह क्या लगा हुआ है, मशीन लगा हुआ है। मशीन तो ना कहते हैं, बायोलॉजी थोड़ा बड़ा कर दें, अब नए नए नाम मिलेंगे। कितना दिमाग को आसान लगता है, कह दें मशीन तो आपका दिमाग समझ जाएगा हाँ कोई मशीन है जिस पे काम होता हो। हम उस मशीन का नाम बताना शुरू कर दें, कह दें कि ऑक्सीजोम, ये नाम है, और नाम कह दें F0 F1 पार्टिकल। यह वह मशीन है that help in ATP फॉर्मेशन। क्लास छोटा है आपका, हम सिर्फ कहते हैं हेल्प करता है। कैसे करता है हम नहीं बता पाएंगे, ना ही आप समझ पाइएगा। ठीक, तो हमने इस बात का लॉजिकली पॉइंट जोड़ने का प्रयास किया कि क्रिस्टी का होने का सेंस क्या है। तो क्रिस्टी से इनर सरफेस का सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, सो दैट हम उस पर पुट ऑन कर सकते हैं F0 F1 पार्टिकल, यानी एक मशीन दैट कैन फॉर्म व्हाट, ATP। इसीलिए हम उसे पावर हाउस भी कह रहे हैं। और थोड़ा हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। कुछ भी एनर्जी बनता है, ATP भी क्या है, एक एनर्जी का सोर्स है। तो वह भी बना है किससे, तो हम जो कुछ भी खाते हैं, फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, वो और आगे जाकर और चेंज होके ATP बन जाता है। तो हम कुछ भी खाते हैं, खाना पचता है, खाना पचने उचने के बाद अगर हल्का फुल्का जानते होगे, हमारा कार्बोहाइड्रेट जो कि खाने में चावल के द्वारा, रोटी के द्वारा मिलता है, आलू के द्वारा मिलता है, वह टूटकर ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज और टूटता है तब जाके ATP बनता है। ठीक, तो अगर यहाँ पे हल्का सा दिखाने की कोशिश करें कि फूड समझो तो ग्लूकोज, समझिएगा ये आधा अधूरा नॉलेज है, इस पे रिसर्च ना करिएगा, इसके बारे में बताया नहीं जा रहा है तो कंफ्यूजन हो सकता है अगर आप ज़्यादा सोचेंगे। तो फूड है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सीधे माइटोकॉन्ड्रिया में तो पहुंचेगा नहीं, पहले सेल में पहुंचेगा, अब फिर सेल के साइटोप्लाज्म में पहुंचेगा, साइटोप्लाज्म से होते हुए भले घुस जाए माइटोकॉन्ड्रिया में। तो उस दौरान फूड के कई रूप बदलते हैं, उतना हम नहीं जाएंगे डिटेल में। ठीक, तो फूड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइकिल चलता है, साइकिल का नाम है क्रैब साइकिल। अब आदमी का नाम पे पड़ा है साइकिल, वो समझ लो साइकिल चलता है और ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, तो ग्लूकोज को तोड़कर ATP बनाना, क्रैब साइकिल चलाना, इसको हम लोग एक बड़ा सा प्रोसेस रेस्पिरेशन, बड़ा सा प्रोसेस है रेस्पिरेशन। उस रेस्पिरेशन का आधा भाग, कुछ भाग माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्लियर समझिए, सुनिए, रेस्पिरेशन आप जरूर सुने होंगे। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई सेल अपना एनर्जी बनाता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक, रेस्पिरेशन में कई स्टेप्स होते हैं, उसमें से कुछ स्टेप्स जो माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले हैं, जो इसी मशीन के द्वारा होने वाला है और आपका एनर्जी बनता है। इतना बताकर आपको इतना ही बताया गया कि अगर क्वेश्चंस पूछ दिया जाए कि रेस्पिरेशंस के लिए कौन सा सेल ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल है, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया।
आसान, इतना ही बताने के लिए इतना दिखाया गया। कोई ये भी कह देगा क्रैब्स साइकिल्स जो होता है वो किससे इन्वॉल्व है, सिर्फ पूछेगा किससे इन्वॉल्व है, तो कह दीजिएगा रेस्पिरेशन से इन्वॉल्व है, माइटोकॉन्ड्रिया से इन्वॉल्व है, क्या है यह नहीं जानते हैं हम लोग। ठीक, बिल्कुल स्पष्ट समझने वाला बात कह रहे हैं। डन। तो हमने एक एटीपी का बनने की घटना यहाँ पर समराइज कर लिया। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। माइक्रोस्कोप लेके घूम रहे हैं ना, हम अंदर झांक के देखेंगे कि भाई तुम्हारे में और क्या है, और दिखाई देता है तो अंदर हमको फ्लूइड दिखता है। तो ऑब्वियस है ER हुआ, गोल्जी बॉडी हुआ, लाइसोसोम हुआ, जो अभी तक आप देखते चले आ रहे हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर हमें फ्लूइड दिखाई तो देगा ही, कंफर्म फ्लूइड दिखाई देगा। इसके अंदर भी फ्लूइड है। इस फ्लूइड को नाम दे दिया गया मैट्रिक्स। बिल्कुल मुंह मत बनाइएगा, मैट्रिक्स भी जस्ट लाइक ए सेल का फ्लूइड। ठीक, सेलुलर फ्लूइड भी कह सकते हैं। तो कहीं पर भी वर्ड मैट्रिक्स आता है तो समझिए कि मैट्रिक्स फ्लूइड सब एक ही टाइप का बात होता है। ठीक, मैट्रिक्स इसलिए है ताकि सेल के अंदर सारा काम हो सके, ताकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सारा काम हो सके। सारा काम मतलब क्या, मेन काम रेस्पिरेशन का काम हो सके। ठीक, काम सेल के अंदर कहीं पर भी कोई काम हो रहा है तो वह मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, मेटाबॉलिज्म है। ठीक, एकदम आराम आराम से हम बात कर रहे हैं, ध्यान ध्यान से सुनना है। आपको हर बार समझना है कि इन सभी स्टेटमेंट से क्या हम क्वेश्चन बना सकते हैं, क्या हम क्वेश्चन बना सकते हैं, और आपको क्वेश्चन बनाना चाहिए। ठीक, जो हमारे क्लासेस के जिनको हम लोग खुद पढ़ाते हैं, हम लोग अपने से पढ़ाते हैं, कुछ बच्चे हैं जो क्लास 9th में हमसे रेगुलर पढ़ते हैं, पर डे पढ़ते हैं, पर डे, वो भी इस वीडियो को भी देखेंगे आज। तो उनके लिए साफ साफ बात कहना चाहते हैं कि आपका सिर्फ अभी जो हम कुछ देर में स्टार्ट होगा हम लोग का क्लास आपके साथ ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, जो हम लोग का आपके पर्सनल चलता है, तो उसमें हम आपसे बोलेंगे कि आप वीडियो देखिए और नोट्स बनाइए। तो आप बाकायदा इसको उतार कर मत दे दीजिए, उतार कर दीजिएगा अच्छी बात है, साथ साथ में क्वेश्चंस क्रिएट करिएगा। ठीक, डिस्क्रिप्टिव रहिएगा कि क्या लिख रहे हैं हम। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स हो गया, और माइक्रोस्कोप लगा कर देखते हैं कि और क्या है, और क्या है। तो एक सरप्राइज होने वाला बात दिखता है। क्या सरप्राइज है कि हमें कहीं पर अंदर हम ऐसा कुछ बना देते हैं, हम लोगों के अंदर सर्कुलर डीएनए दिखता है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल, सेल का कंट्रोलर, मालिक, प्रभु। हम लोग माइक्रोस्कोप लेके देख रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो हमें प्रभु के दर्शन हो गए। मन सरप्राइज हो जाएगा, ये यहाँ क्या कर रहा है, ये तो मालिक है, ये तो ऑर्डर देता है, ये तो काम करवाने वाला है, और यहाँ दिखता है। ये सिर्फ दिखता है, कब मतलब क्यों दिखता है, दिखता है बस। जैसे ही ये दिखेगा तो मेरे मन में एक सवाल ये भी आएगा कि मालिक जो है ना, बिना अपने असिस्टेंट के नहीं चलते हैं। जिधर होगा मालिक उधर होगा उसका हेल्पर, उसका ट्रांसलेटर। याद है सेल को सेल कहने के लिए बताया गया था कि मालिक है, और मालिक के साथ कुछ दुविधाएं भी हैं, और उस दुविधाओं को दूर करने के लिए राइबोसोम नाम का असिस्टेंट है। मालिक जो कहेगा राइबोसोम सुनेगा, वो काम करवा लेगा। तो जहां होगा मालिक वहां होगा ही राइबोसोम। हमारा माइक्रोस्कोप लेके पूरा सर्च करना शुरू करते हैं कि किधर है राइबोसोम, तो पता चला कि राइबोसोम भी है। ऐसा फोटो होता नहीं, लेकिन बना रहे हैं डिफरेंस के लिए। राइबोसोम है। एक्सपेक्टेड तो था कि अगर डीएनए मिला है, सर्कुलर डीएनए मतलब गोल डीएनए मिला है, ठीक तो ट्रांसलेटर भी मिला ट्रांसलेटर राइबोसोम। और सुपर सरप्राइज हम लोग तब हो गए जब इस राइबोसोम का जब कोड देखा गया, दिस इज 70S राइबोसोम। सुपर सरप्राइज इसलिए हो रहे हैं, अगर आपको सारी बातें याद हैं तो आप भी मेरी तरह सरप्राइज होइएगा। अगर आपको कोई बात याद ही नहीं है तो आप बस मास्टर सरप्राइज हो रहा है, होने दो उसको। ठीक, तो आप सरप्राइज होने के पीछे क्या कारण है, अगर आपके दिमाग में है कि 70S राइबोसोम तो प्रोकैरियोटिक में मिलता है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, यूकैरियोटिक सेल का कंपोनेंट। तो हाँ, ये तो है। ये बहुत अच्छा सवाल बन जाता है कि यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक कंपोनेंट कौन सा है और कहाँ है।
तो प्रोकैरियोटिक कंपोनेंट है 70S राइबोसोम दैट इज फाउंड इनसाइड द व्हाट, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा बात कह गए, इंफॉर्मेशंस बढ़ गया, सवालों का जवाब देने में और बनेगा, नो प्रॉब्लम। और बढ़ते हैं, तो अब हम दिमाग लगाएंगे कि इन दोनों के होने से, इन दोनों के यहाँ होने का क्या मतलब है। मालिक भी है, ट्रांसलेटर भी है, तो मालिक तो कोई काम करवाएगा, यानी मालिक क्या काम करवाएगा, राइबोसोम की मदद से फॉर्म करवाएगा व्हाट, प्रोटीन। कैन फॉर्म देयर ओन प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन स्वयं बना सकता है, ठीक। इसके पास स्वयं का जेनेटिक मटेरियल है, तो ये अपने अंदर का जो काम वगैरह है शायद स्वयं कंट्रोल कर सकता है, ठीक। समझिए, बहुत अच्छा पॉइंट ले जाने वाले हैं हम लोग, ठीक। कि पहला बात ये तो एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको डीएनए और राइबोसोम दोनों मिलते हैं, और उससे वो अपना खुद का प्रोटीन बना लेगा। प्रोटीन बनवाने का सारा का जिम्मेदारी किसको दिया गया है, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर तमाम तरह के जो भी डीएनए आरएनए हैं वो लोग बनाते हैं, यानी कंट्रोल ऑफ द सेल, यानी सेल का अगर कंट्रोल, सेल जो कुछ भी करता है बिकॉज ऑफ दैट न्यूक्लियस करता है, ठीक। लेकिन यहाँ तो यह वाला हिस्सा अपना कुछ कर रहा है, तो ये तो अपना मालिक है खुद का, ये अपने आप कर रहा है, कुछ तो कर रहा होगा अपने आप से एक वर्ड बनता है, ऑटोमेटिक, सुने हैं वर्ड, ऑटोमेटिक, अपने आप चलता है, ये मशीन ऑटोमेटिक है, मतलब अपने आप ठीक ठाक कर लेता है। तो खुद ध्यान से सोचो कि हमारा पूरे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कंपोनेंट हो गया जो शायद विद द हेल्प ऑफ दैट सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम ऑटोमेटिक है। ऑटो मतलब अपने आप, ऑटोमेटिक ना करके ऑटोनोमिक कह देते हैं। हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ऑटोनोमिक ऑर्गेनेल है, ध्यान से, ऑटोनोमी मतलब अपने आप। माइटोकॉन्ड्रिया सारा काम अपने आप नहीं कर सकता है, अगर सारा काम अपने आप कर देगा तो ये तो अपना आज़ादी मांगने लगेगा ना, ठीक। आप बिहार गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट सारा काम बिहार गवर्नमेंट करता है, लेकिन बहुत हद तक डिपेंडेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी। अगर बिहार गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ मतलब वो खुद से सारा काम करने लगे तो बिहार गवर्नमेंट खुद को देश घोषित नहीं कर देगा कि हम देश हैं भाई, ठीक। ऐसा बात नहीं है। अगर एक समझो और तरीके से कि रिलायंस कंपनी, अंबानी साहब का कंपनी है, ठीक, उन्होंने गोपालगंज में एक शोरूम बनाया, गोपालगंज में शोरूम बनाया तो वहाँ एक मैनेजर भी रखेगा, अब वह मैनेजर के पास बहुत सारा कंट्रोल रहेगा, लेकिन क्या सारा कंट्रोल रहेगा, नहीं। कुछ बड़े बड़े डिसीजंस के लिए वो उससे फ़ोन करना पड़ेगा हेडक्वार्टर में, जहाँ पर भी हो, अंबानी को फ़ोन करना पड़ेगा, अंबानी से पूछकर वो बड़े बड़े काम को, इक्का दुक्का काम को करेगा जो उसे पूर्ण रूप से प्रभावित करेगा, ठीक। छोटे मोटे काम तो खुद कर लेगा ना, कौन, गोपालगंज के शोरूम का जो मैनेजर है। अगर शटर खोलना है, शटर बंद करना है, थोड़े फ़ोन करेगा अंबानी को कि शटर खोल दें, टाइम हो गया है, और शटर बंद कर दें, ऐसा तो नहीं है। बहुत सारा डिसीजन वो खुद यहाँ का लोकल लेवल पे मैनेजर लेगा, लेकिन वो पूरी तरह से ऐसा नहीं समझे, उसका मैनेजर ये नहीं समझ लेगा कि ये शोरूम मेरा है, उसको हमेशा याद रहेगा कि ये शोरूम अंबानी का है, ठीक। हम उसके फिलहाल के लिए कंट्रोलर हैं जो बना के रखा गया है, ठीक। तो पूरा मालिक तो नहीं है, लेकिन आधा अधूरा मालिक तो है ना। हम जाकर मिलेंगे उस आदमी से तो ऐसा ही बर्ताव करेगा ना कि ये शोरूम हमारा ही है, जबकि वो नौकरी पे है, ठीक। तो यह भी नौकरी पर है, ठीक। तो ये पूरा नहीं, ये आधा अधूरा के लिए वर्ड आते हैं सेमी, बहुत अच्छा वर्ड बन गया, सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनॉमिक, सेमी ऑटोमेटिक। वर्ड पे बिल्कुल मत परेशान होइएगा कि सर आपने पढ़ाया था सेमी ऑटोनॉमिक और क्वेश्चन आ गया सेमी ऑटोनोमस, तो सर आप तो नोमस नहीं पढ़ाए थे। अरे फीलिंग समझो, फीलिंग, ठीक। सेंटेंस है, स्पेलिंग मिस्टेक बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं, काफ़ी सारे सिनोनिम्स होते हैं ना साथ में चलने वाले, तो उसी का ख्याल करिएगा। तो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल कौन है, तो
माइटोकॉन्ड्रिया है। क्यों कहते हैं आप सेमी, मतलब ये भी एक क्वेश्चन बना ना, आपको क्वेश्चन लिखना चाहिए जो अभी हम थोड़ा पहले बोले हैं, जो हमारे साथ रेगुलर टच में हैं उनके लिए, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल क्यों है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए एज वेल एज राइबोसोम, दे कैन फॉर्म देयर ओन प्रोटीन, सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। बहुत बढ़िया बात बोले हैं, ठीक, ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत। लास्ट बात करें इस, अब माइक्रोस्कोप ले घूम जाओगे तो कुछ मिलेगा नहीं, ठीक। हम लास्ट बात कर लें तो अगर हमको पुराना बात याद हो, एक सेल को सेल कहने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, तो सेल को सेल कहने के लिए मेम्ब्रेन की ज़रूरत है। ध्यान दीजिए, मेम्ब्रेन की ज़रूरत है, दो है, और अंदर साइटोप्लाज्म की ज़रूरत है जिसमें सारा काम कराया सके, अंदर फ्लूइड है जो सारा काम कर सकता है, और मालिक जेनेटिक मटेरियल की ज़रूरत है, जेनेटिक मटेरियल है, और राइबोसोम की ज़रूरत है सो दैट जेनेटिक मटेरियल कैन वर्क स्मूथली, राइबोसोम भी है, तब तो ये सेल है, तब तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया सेल हुआ ना, सेल का सारा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। कहते भी हैं हम इस माइटोकॉन्ड्रिया को व्हाट, सेल विदिन सेल, सेल के अंदर सेल। कितना अच्छा सवाल बनेगा, एग्जाम में पूछ देंगे सेल विदिन सेल, ऑप्शन में रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। आपको समझना चाहिए, आपसे पूछा गया है कि सेल के अंदर कोई सेल है क्या, सेल मतलब उसके जो क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है वन ऑफ द मतलब एक और कमिंग सून जिसमें ये सब बातें मिलेंगी। समझ रहे हैं बात, बहुत सारा बात कर रहे हैं, आधा घंटा का वीडियो बना दिया गया, लेकिन कंटेंट तो मात्र 5 मिनट का है। अगर आप एक बार पूरा वीडियो आराम से देख ले तो ठीक, भगाने की जरूरत नहीं है, भगा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इवन पॉज करके पढ़ना चाहिए, रुक जाना चाहिए। जहाँ लगा कि मास्टर ने पता नहीं बड़ा अजीब से ज़्यादा तेज़ी में बोल दिया तो रिवर्स कीजिए, बैक लेके जाइए, वापस बुलवाइए हमसे, आपके हाथों के कंट्रोल में हम हैं। जितना बार चाहिएगा उतना बार हम फिर सब ये बात दोबारा बोल देंगे, आपके मोबाइल पर तो पड़े हुए हैं, ध्यान रहेगा, ठीक। तो ये दोनों वर्ड सेमी ऑटोनोमिक सेल ऑर्गेनेल और सेल विद इन सेल किसके लिए जाता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। इन सब के लिए आंसर भी मेरे पास पड़ा हुआ है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं हम। कंप्लीट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। तो सामने है आपके, आराम से आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। किसी एग्ज़ाम में अगर माइटोकॉन्ड्रिया का बनाने को कहा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया बना के दिखाइए, ड्रॉ करके दिखाइए, तो आप सिर्फ लिखेंगे सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम। आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि इट कैन फॉर्म देयर ओन प्रोटीन, ठीक। आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि दिस विल हेल्प इन एटीपी फॉर्मेशन, ये तो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप। एग्जाम में तो सिर्फ डायग्राम पूछा गया है, डायग्राम मतलब लेबल डायग्राम, मतलब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, करता क्या है ये नहीं बताना होता है, क्रिस्टी है, दैट्स इट। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, सब लिख दीजिएगा तो बहुत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मास्टर कहीं चिढ़ गया तो कि हाँ पूछे थे थोड़ा सा, बता रहा बहुत ज़्यादा, बहुत होशियार बना है, नंबर वंबर काट सकता है, ठीक। मास्टर लोग अलग जलनशील होता है बच्चों से, ध्यान रहेगा, बहुत सारा बात कर गया, ठीक। तो स्पष्ट ये बातें हैं, रोक के देख लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट होता है, फिर इसी की जैसा एक और है, मिलेंगे अगले अपलोड में, ठीक। अपलोड के साथ में रहिए, ठीक, कांटेक्ट में रहिए, रेगुलर पढ़िएगा तो आपको बेनिफिट है, ठीक। और जो बातें हम कह गए हैं, जो हमारे साथ जो हमारे स्कूल के बच्चे थे, जो हमारे स्कूल के बच्चे थे, ठीक, वो जो हमसे कांटेक्ट में हैं, ठीक, जिनको रेगुलर हम क्लास दे रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू, उनके लिए हम विशेष काम दे रहे हैं, क्योंकि अभी तुरंत अपलोड किया जाएगा। हम कह देंगे कि वीडियो देखिए और नोट्स बना के भेजिए। तो नोट्स बनाने में क्या, सिर्फ डायग्राम तो बनावे कीजिएगा, उसके बाद आप डिस्क्रिप्टिव वे में बनाइएगा। इससे 3-4 सवाल क्रिएट कीजिए, उसका आंसर लिखिए, सवाल क्रिएट कीजिए, आंसर लिखिए। इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे हम लोग तो बहुत अच्छा कंप्लीट करेंगे। एक बार कंप्लीट करेंगे, हमेशा हमेशा के लिए कंप्लीट करेंगे, ठीक। बहुत है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले अपलोड में, जाइए घर।